नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में सतत अनुसंधान के लिए एक संस्था कार्य करती है बेंगलोर, जिसका मुख्यालय है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के द्वारा ही चंद्रयान-3 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान-3 का जो विक्रम लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर की जा चुकी है और प्रज्ञान रोवर जो है वो लैंडर से बाहर आकर के अपने मिशन में जुट गया है। लेकिन लोगों के मन में एक बहुत बड़ा कौतूहल है कि आखिरकार मून मिशन के लिए दक्षिण ध्रुव को ही भारत ने क्यों चुना। जैसे कि आप जानते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर इस तरह का लैंडर उतारने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन चुका है। इसके पहले अन्य देश भी कोशिशें कर चुके हैं लेकिन वो नाकाम रहे थे। भारत ने वहां पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करके ये खिताब हासिल कर लिया है और विश्व में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। अब ये सवाल और कौतूहल लोगों के मन में आता है कि दक्षिण ध्रुव को ही क्यों मून मिशन के लिए भारत ने चुना है। तो आइए आज इसी की पड़ताल करेंगे कि दक्षिण ध्रुव में ऐसा क्या है जिसके चलते इसरो ने इसे चुना और अपने मिशन को यहाँ पर अंजाम देने को है। जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वैसा ही चाँद का भी है। देखिए, पृथ्वी भी गोल है और चंद्रमा भी गोल है और जिस तरह से पृथ्वी पर साउथ पोल है, अंटार्कटिका है, उसी तरह से वहाँ भी साउथ पोल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो पृथ्वी का जो साउथ पोल है वो अंटार्कटिका है और ये विश्व का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसा ही चाँद का भी दक्षिणी ध्रुव है और वो बहुत ही ठंडा है। चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे क्षैतिज, सूर्य क्षितिज की रेखा पर नज़र आएगा। वो चाँद की सतह से लगता हुआ और चमकता नज़र आएगा। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति जो है यदि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर खड़ा हो जाए तो वहाँ पर सूर्य की किरणें जो है क्षैतिज लगेंगी और लगेगा कि चाँद की सतह को, धरातल को टच करते हुए वह निकल रही है। इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा छाया में रहता है। देखिए, ये हमेशा जो है सूर्य के विपरीत रहता है, ये छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा क्षितिज रूप से पड़ती हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर किरणें तिरछी हैं, इसलिए यहाँ पर जो है तापमान भी, टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है। पहले चंद्रयान-2 और अब चंद्रयान-3 के जरिए चाँद के दक्षिण ध्रुव तक पहुँचने की कोशिश की गई है। ऐसा अंदाज़ा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह हमेशा छाया वाला क्षेत्र है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। इस वजह से यहाँ पानी की संभावना और मिनरल्स, खनिज की संभावना जो है अधिक है और यही जो है यहाँ पर मून मिशन चलाए जाने का खास उद्देश्य है। इसकी पुष्टि पहले भी मून मिशन में हो चुकी है। दक्षिण ध्रुव पर ऐसा क्या है? देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो नासा है ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चाँद के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ़ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जुटाना है। देखिए, ऑर्बिटर से जो है, ऑर्बिट में जो स्थापित होते हैं, सैटेलाइट स्थापित होते हैं या जो भी उपकरण स्थापित होते हैं जो चंद्रमा की परिक्रमा सतत करते रहते हैं, तो उनके द्वारा जो सूचनाएं भेजी गई हैं उसके आधार पर नासा का यह मानना है कि दक्षिण ध्रुव पर बर्फ़ है और यहाँ पर दूसरे जो है नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, खनिज संपदा भी हो सकते हैं और इसी के बारे में जानकारियाँ जुटाना जो है बेहद ज़रूरी है।
1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिण ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। देखिए 98 में जो है हाइड्रोजन पर दक्षिण ध्रुव पर हाइड्रोजन के भंडार का पता चला था नासा को। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहाँ बर्फ़ होने का सबूत देती है। तो इस निष्कर्ष पर नासा पहुंचा था कि हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि वहाँ पर बर्फ़ है। नासा की माने तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई क्रेटर्स मतलब गड्ढे हैं जहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर ऐसे हैं जो अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हैं, यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। देखिए कहा जा रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर ऐसे भी गड्ढे मौजूद हैं जो अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हैं, वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दक्षिण ध्रुव अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिण ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए शैकलन क्रेटर के पास कई ऐसी जगह हैं जहाँ साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। अब सवाल उठता है कि पानी या बर्फ़ मिल भी जाए वहाँ पर तो उससे क्या होगा। चांद का दक्षिण ध्रुव काफ़ी रहस्यमयी है, दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर बर्फ़ है और वहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, हालांकि ये अब तक अनजान दुनिया ही है। नासा का कहना है कि चूँकि दक्षिण ध्रुव के कई क्रेटर पर कभी रोशनी ही नहीं पड़ती है और वहाँ का ज़्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, इसलिए वहाँ बर्फ़ होने की काफ़ी संभावना है। ऐसा भी अंदाज़ा है कि यहाँ जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इससे सौरमंडल के बारे में काफ़ी अहम जानकारियाँ हासिल करने में मदद मिलेगी। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ़ मिल जाती है तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौरमंडल में कैसे घूम रहे हैं। आखिरकार ये चंद्रमा पर पानी या बर्फ़ कहाँ से आया, इसकी हमें अनुसंधान से ये पता चलेगा। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मिली बर्फ़ से पता चला है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हज़ारों साल में किस तरह से विकसित हुई है। पानी या बर्फ़ मिल जाती है तो इसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जा सकता है। जो भी एस्ट्रोनॉट जो है अंतरिक्ष यात्री वहाँ मून मिशन पर जाएंगे तो ये इसका इस्तेमाल पीने के लिए कर सकते हैं। उपकरणों को ठंडा करने के लिए कर सकते हैं चूँकि वहाँ गर्मी अधिक है। रॉकेट का फ्यूल बनाने के लिए मतलब हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और शोध कार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वहाँ पर मिलने वाला पानी या बर्फ़ बेकार नहीं है, बल्कि आगे की जो है अनुसंधान में मून मिशन में काफ़ी सहायक हो सकता है। वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल, देखिए चांद का जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है, जहाँ पर कि हमारा विक्रम लैंडर उतर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। चांद का दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष यात्री को काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। नासा का ये भी कहना है कि हम जितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना ही एडवांस लैंडर वहाँ उतार दें, तभी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिण ध्रुव की ज़मीन दिखती कैसी है और कुछ सिस्टम तो बढ़ते घटते तापमान के कारण ख़राब भी हो सकते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल हो चुका है। नासा अगले साल दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। देखिए नासा जो है कुछ मामलों में इसरो से काफ़ी आगे की सोच रहा है और नासा जो है अगले साल साउथ पोल पर जो है अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि वो तमाम मुश्किलों की उसके वो जानकारी है कि वहाँ पर जहाँ पर वो लैंडर नहीं उतार सका है वहाँ पर अमेरिका जो है अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे उतारेगा, ये देखने वाली बात होगी। चंद्रयान 3 का मकसद क्या है? चंद्रयान 3 का भी मकसद है
वही जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो ये तो लैंडिंग हो चुकी है। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए 6 अरब से भी अधिक की राशि इस पर खर्च की गई है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। देखिए इसरो ने बताया है चंद्रयान 3 का 3 मकसद। पहला है कि विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, ये हो चुका है। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, ये भी हो गया है। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना, जो कि अभी प्रक्रिया में है। तो विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। देखिए विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ जो है 2 पेलोड होंगे, मतलब मशीन होंगे विशेष प्रकार के। विक्रम लैंडर में 3 और प्रज्ञान रोवर में 2। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। देखिए लैंडर और रोवर को हम रोबोट भी कह सकते हैं, एक तरह का वो रोबोट है जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है। देखिए लैंडर जिसने वहाँ पर लैंडिंग की है उसको लैंडर कहेंगे, और जो लैंडर से जो बाहर आया, रोबोट टाइप का जो बाहर आया जिसको हम रोवर कहते हैं, वो प्रज्ञान नाम है। तो ये दोनों आपस में बाहर आने के बाद भी, रोवर जो है बाहर आएगा, इसके बाद भी जो है वो कनेक्ट रहेगा लैंडर के साथ, है ना। रोवर को भी ये जानकारी मिलेगी। रोवर को देखिए जो भी मूवमेंट के दौरान जानकारी मिलेगी सरफेस पर, मून सरफेस पर, वो लैंडर को भेजेगा और लैंडर फिर उसको इसरो तक भेजेगा। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता लगाना है कि चांद पर भूकंप आते हैं कि नहीं। मतलब ये इसमें सिस्मोग्राफ भी लगा हुआ है, भूकंप मापी यंत्र भी लगा हुआ है, जो चांद पर आने वाले भूकंप को भी मापेंगे। तो ये तमाम तरह की जो है चीज़ें हैं जिसने दक्षिण ध्रुव पर मून मिशन चलाने को इसरो को प्रेरित किया है। अब देखते हैं कि ये मिशन कितना कामयाब होता है और किस तरह की बातें अनुसंधान में सामने आती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।